To salute you all with a unique word, and you will announce me afterwards. Jai Mool Nimasi. You tell Jai Mool Nimasi. Jai Mool Nimasi. It means you are the original habitant of India, and you are the future of India. You are the son of India. First of all, I would like to congratulate my regarded principal, by which this type of education is being delivered. My son is in St. Xavier. I used to visit all these public schools in Bettiah and all over India, but I am really impressed. Once again, clap for you, a big clap for you and for your staff. माननीय मातम साहब, आदरणीय डायरेक्टर रिजवान साहब, मंचा सिंह, सारे हमारे समाज के लिए अपनी सारी जवानी कुर्बान करने वाले ऐसे महानुभाव, प्यारे बच्चों तथा आदरणीय अध्यापक, मैं अपनी बात एक छोटी सी बच्चों की दृष्टांत को दिखाकर बात को पूरी करूंगा, सिर्फ 2 मिनट। विज्ञान भवन में एक कॉन्फ्रेंस था, पूरे वर्ल्ड के ऐसे लोग आए थे। उसमें चर्चा थी कि भाई जापान जो है वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में मिट्टी में मिल गया। आज भी बच्चे जो पैदा होते हैं वो जन्म से अंधे, लंगड़े, लूले पैदा होते हैं, लेकिन आज जापान इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट को जापान आज गाइड करता है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? तो जापान के एक पत्रकार को, जो अपनी फैमिली के सहित आए थे, उनको स्टेज पर बुलाया गया। कहाँ? दिल्ली में विज्ञान भवन में। कहाँ? उस पत्रकार ने कहा कि भाई हम लोग तो बातूनी लोग हैं, आप मेरे बच्चे को बुला लीजिए ना, ही में गिव यू द आंसर प्रॉपर्ली। बच्चे को बुलाया गया। किस बच्चे को? जापान के बच्चे। स्टेज पर 2 चित्र लगे थे, एक जापान का मानचित्र था और एक किसका? इंडिया। जापान के बच्चे से कि पहले इंडिया के बच्चे को मौका दिया गया। सब लोग अपने को फेवर करने के लिए उसको पहला मौका देते हैं ना, पहले मारे सो वीर। इंडिया के बच्चे ने उत्तर दिया, छोटी सी बात थी, दैट इन इंडिया। बाद में जापान के बच्चे से पूछा गया, व्हाट इज दैट? मुझे लगता है कि आपके बच्चों में जो टैलेंट है वही जापान के बच्चों ने उत्तर दिया होगा। जापान के बच्चे ने क्या उत्तर दिया? अगर उत्तर पसंद आए तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। क्या? That is my loving motherland जापान। मुझे लगता है आज कुरान मदरसा का जो बोर्ड लगा है बाहर, इसको देखकर इसके अंदर कितनी अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, ये यहाँ के इस देश के लोगों को नहीं समझ में आएगा। कुरान की बातें होती होंगी, अरे वो ही आए थे जो हम पढ़ नहीं सकते, जो हमको याद नहीं हो सकती। अच्छा, मैंने कहा यहाँ के लोगों को, यहाँ माने इस देश के लोगों को, इस देश का नाम क्या है? आप में से कोई ये सामने वाले टाई वाले बच्चे बताना, इस देश का नाम क्या है? इंडिया। और आपके बगल वाले बताने वालों क्या नाम इस देश का? आप बताना। इंडिया। गुड। 100 में से 100 नंबर इन बच्चों ने लिया, जोरदार तालियां। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है और दुख होता है कि इस्लामिक वर्ल्ड के बड़ी बड़ी हसीयत और शख्सियत इस देश को क्या नाम है, वो नाम उनको याद नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि संविधान की पहली लाइन उनको नहीं पता है। आपको शायद पता होगा, अगर आप में से कोई बता दे तो 100 में 200 नंबर में देने को तैयार हो। कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन, नॉट ओनली फुल प्रियम्बल, फर्स्ट लाइन ओनली। और अगर कोई प्रियम्बल सुना दे तो मातम साहब दिल दे जाएंगे कुरान घर को। कौन सुनाएगा जी? चलो ओके ओके ओके, गॉट इट। जोरदार क्लैपिंग। और मातम साहब पूरे भारत में घूमकर कहेंगे, शायद यहाँ के बड़े बड़े हिंदू इंस्टीट्यूशंस में, बड़े बड़े सरस्वती विद्या मंदिर के प्रिंसिपल को मैंने फोन किया कि जरा संविधान की 4 लाइनें आप मुझे सुनाइए। मेरा बेटा सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता था,
और वो इसमें पास नहीं हुए। मैंने कहा कि मेरा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। वाह, क्योंकि मेरे बच्चे को इंग्लिश में प्रियम्बल फंडामेंटल राइट्स क्या है ये पता है, और उसके प्रिंसिपल को अगर पहली लाइन नहीं पता है तो उस स्कूल पढ़ने के लायक नहीं है। सरस्वती विद्यापीठ मंच निकाल लिया, आज आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और पूरे देश में कुरान घर का नाम अब जाएगा। मैं चाहूंगा कि कुरान घर के बच्चे कहते हैं वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, और अंत में रिजवान साहब के लिए 2 लाइन कहकर अपनी बात को विराम करूंगा। आप तो मातन साहब को सुनने के लिए आए हुए हैं और मातन साहब को सुनेंगे, लेकिन फिर कुछ रिजवान साहब के लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। मेरी कोशिश को सराहें, मेरी कोशिश को सराहें, मेरे हमराह चले। ये सारे देश के लिए वो आह्वान कर रहे हैं, हमारे जैसी शिक्षा दो, देश की शिक्षा, कल्चर की शिक्षा, समता की शिक्षा, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की शिक्षा। मेरी कोशिश को सराहें, मेरे हमराह चले। हमने एक सम्मा जलाई हवाओं के खिलाफ, एक सम्मा। और बच्चों से जो मैसेज मिला मुझे, बच्चों से भी जो सीखने को मिला, मुझे लगता है इन बच्चों में जो जज्बात है जो सारे देश के बच्चों को चाहिए, सारे देश के बच्चों के लिए यह तो बच्चे मॉडल बनेंगे, आइकन बनेंगे। क्या सुनकर हमने ये बात कहनी पड़ी? सुननी बात पड़ी, मिटा दे खाक हस्ती में अगर कुछ मर्द बात चाहे। आपके बच्चों में वो चीज जो अंदर आपने बिल्ड की है, जो हमने देख ली झांक के, मिटा दे खाक हस्ती में अगर कुछ मर्द बात चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। और मैं इन बातों के साथ में आमंत्रित कर रहा हूं गुजरात से पधारे मान्यवर रियल मातन साहब को। 1 लाइफ 1 मिशन आपने सुना होगा, आज देखने के लिए पूरे जीवन की सारी खुशियों को त्याग कर दिया, घर द्वार सारे सगे संबंधी छोड़कर सारा देश हमारा अपना है। और खास करके इस्लाम की जो स्टडी है वो कभी और तसल्ली से होगी, आज तो बहुत शॉर्ट टर्म में हम लोग इंट्रोड्यूस ले रहे हैं। तो मातन साहब सारे देश के लिए समर्पित, सारे देश में ईवीएम की सूट लेकर अभी 6 महीने की सड़कों पर रहने का संकल्प लेके निकले हैं। आज उसी दौरान कुरान घर पहुंचे हैं। रिजवान साहब ने उनको स्वागत किया जाए, इसलिए आपकी जोरदार तालियों से सारे देश को साथियों, पूरे बिहार का 6,500 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा चल रही है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, प्रजासत्ताक भारत को बचाने के लिए और आने वाली नस्लों को बचाने के लिए। इस क्रम में बिहार के अलग अलग जिलों में हमें जाना पड़ा। आज 21वां दिन, 40 दिन तक लगातार परिवर्तन यात्रा है। बेतिया में कल कार्यक्रम था, हॉस्टल्स में भी कार्यक्रम था, और आज सुबह कुरान घर में आप लोगों ने आमंत्रित किया। मैं शुक्रगुजार हूँ रिजवान साहब का, जिन्होंने आपसे रूबरू करने का मौका उपलब्ध करवाया। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। साथियों, ये कुरान घर है और कुरान की पहला लफ्ज है इकरा। शायद मैं ठीक कह रहा हूं, तालीम से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। और इस तालीम को कुरान में जितना महत्व है, एजुकेशन को कुरान में जितना महत्व है, इतना महत्व अन्य किसी धर्मों में मैंने नहीं देखा। मोहम्मद साहब ने
उस समय कहा कि इल्म हासिल करो चाहे तो चीन तक जाना। शायद उस समय चीन की परिकल्पना करना, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, आने जाने की सुविधाएं नहीं थी। उस समय ये कहा गया इल्म हासिल करो चाहे तो चीन तक जाना पड़े। तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में आप तालीम हासिल करें। और मात्र यही कारण है कि इस देश में जिन लोगों ने हजारों साल कुछ लोगों पर एजुकेशन पर पाबंदी लगाई और इस्लाम के इसी संदेश ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेरित किया। हजारों साल कुछ लोगों ने पाबंदी लगाई कि विशेष किसी जाति विशेष वर्ग को पढ़ना नहीं है, और इस्लाम ने आदेश दिया, पढ़ने का आदेश दिया। इससे प्रेरित होकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अन्यथा मोहम्मद साहब भारत में आए नहीं थे। मोहम्मद साहब भारत में आए नहीं थे और इस्लाम कैसे फैल गया? इसके दो तीन कारण हैं। इस देश में कुछ लोगों ने घेर बराबरी और इनइक्वालिटी का सिस्टम जिन्होंने बना कर रखा, अपने स्वार्थ के लिए, अपने वर्चस्व के लिए, उसको इस्लाम खत्म कर दिया। और इस्लाम का आधार मसावत है, इक्वालिटी। मतलब इस्लाम मनुवाद के खिलाफ है, घेर बराबरी के खिलाफ है, उच्च नीच के खिलाफ है। इस्लाम पूंजीवाद के भी खिलाफ है। दुनिया की जितनी फिलोसफी, जितनी आइडियोलॉजी पूंजीवाद के खिलाफ क्यों है? कि इस्लाम में आदेश है कि मजदूर का पसीना, उसका मजदूर का जो मजदूर की मजदूरी, उसका पसीना सूखने से पहले दे देना चाहिए। समझो, शोषण के खिलाफ है, घेर बराबरी के खिलाफ है, शोषण के खिलाफ है, पूंजीवाद के खिलाफ है। और दुनिया में जितने भी आइडियोलॉजी चल रही है, उनसे अलग इस्लाम का अपना एक वर्चस्व है। इसी वजह से दुनिया में इस्लाम कामयाब हुआ है और ज्यादातर मजलूम लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया है। मैं क्यों बताना चाहता हूं कि अगर आपको एजुकेशन आप ले रहे हो तो आपके एजुकेशन का कोई निर्धारित मकसद होना चाहिए। आप केवल डिग्रियों के लिए एजुकेशन ले रहे हो, केवल नौकरी के लिए एजुकेशन ले रहे हो, केवल अपने सेल्फ करियर के लिए एजुकेशन ले रहे हो, तो आप सेल्फिश। एजुकेशन का मकसद होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो मकसद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने डिसाइड किया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की सर्विस छोड़ दिया, और उन्होंने कहा अगर मैं सर्विस करने लग जाऊंगा तो फिर इनका क्या होगा, मेरी सोसाइटी, मेरी कौम का क्या होगा। इसका मतलब है उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा, माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी, माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी। क्या हमारे समाज में एजुकेटेड लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं और मानते हैं? क्या अपने एजुकेशन का सोसाइटी के लिए यूटिलाइजेशन करते हैं? क्या अपने परिवार के लिए तो सब लोग कर रहे हैं, अनपढ़ आदमी भी कर रहा है जितना हो सके, और पढ़ा लिखा आदमी भी वही काम कर रहा है। तो जिस समाज में आप जी रहे हो, जिस सोसाइटी में आप हो, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या है? इसीलिए यहां जो बच्चे बैठे हैं,
उन्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, पढ़ने का मकसद निर्धारित करो कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। नहीं तो डेली आप स्कूल आते जाओगे, स्कूल आओगे जाओगे, पास हो जाओगे और अपने काम में व्यस्त हो जाओगे। अपने जीवन का मकसद निर्धारित करो कि आपको करना क्या है, क्या बनना है, क्या बनना है और क्यों बनना है, वही क्यों बनना है, क्या बनना है और क्यों बनना है, ये जीवन का मकसद होना चाहिए। और एक बार मकसद निर्धारित करने के बाद पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूं। एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते चढ़ते 3 बार विफल हुआ और वहां के लोगों ने एडमंड हिलेरी को बुलाया और पार्टी दिया, डिनर पार्टी। और डिनर पार्टी दिया, पीछे एवरेस्ट का फोटो छपा हुआ था। तो लोगों ने पूछा कि हिलेरी जी, आप अपने जीवन का अनुभव बताओ, 3 बार विफल हुए, अपनी लाइफ का अनुभव बताओ। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, बहुत ही बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये माउंट एवरेस्ट की प्रॉब्लम्स है जो मेरा प्रॉब्लम्स नहीं है। मेरे में इतना पेशेंस और इतना साहस है, माउंट एवरेस्ट का एक प्रॉब्लम है, ये 29,211 मीटर के ऊपर जा नहीं सकता और मेरे में इतना पेशेंस और साहस है। माउंट एवरेस्ट 29,211 मीटर तक ही रहेगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, अभी वहीं रहेगा। लेकिन मेरे में इतना साहस और इतना जिद है कि मैं 29,211 मीटर से ऊपर जा सकता हूं और चौथी बार सिद्ध कर सकता हूं। मकसद निर्धारित करो तो ऐसा मकसद निर्धारित करो कि जिंदगी में कितनी भी विफलता आए लेकिन मकसद को छोड़ना मत। तो आपका एजुकेशन इस देश में, अगर ये कुरान घर है और कुरान घर में आप एजुकेशन ले रहे हो तो कुछ बुनियादी बातें जानना जरूरी है। कुरान ने आपको आदेश दिया कि जालिमों का साथ मत देना, मजलूमों का साथ देना। क्या इस्लाम के मानने वाले लोग इस देश में जालिम कौन और मजलूम कौन है इसकी आइडेंटिफाई कर पा रहे क्या? क्या इस्लाम के मानने वाले लोग इस देश में मजलूम कौन है और जालिम कौन है, इन दोनों के बीच में फर्क कर सकते हैं क्या? जब आपको मजलूम कौन है, जालिम कौन है यही मालूम नहीं है तो आप जालिमों के विरोध में और मजलूमों के साथ कैसे खड़े रहो? लिखा हुआ है मजलूमों को साथ देना, जालिमों को मत देना। अब जालिम कौन, मजलूम कौन, इस बीच का अगर आपको अंतर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कैसे मजलूमों को साथ दोगे और जालिमों के विरोध में आप लड़ाई लड़ोगे? साथियों, इस देश में जो जातिवाद के नाम पर प्रताड़ित किए जाते हैं, मारे जाते हैं, मारने वाले लोग, गरीबों और मजलूमों को मारने वाले लोग जालिम हैं। इस देश में शोषण करने वाले लोग जालिम हैं। इस देश में धर्मों के बीच में वैमनस्य नफरत पैदा करने वाले लोग जालिम हैं। इस देश में इंसानों को एक दूसरे के विरोध में लड़ाकर और जहर फैलाने वाले लोग जालिम।
इस देश में भारत के संविधान को ना मानने वाले लोग जालिम। अगर आप एजुकेटेड होने के बाद भी अगर जालिम और मजलूम का अगर फर्क नहीं समझ पाओगे तो कल आपका एजुकेशन जालिमों के साथ खड़ा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये काम इस देश में आरएसएस कर रहा है, यही परिणाम है मोबिलिटी का। भारत का संविधान को इजाजत नहीं देता है किसी को इस तरह बेरहमी से कत्ल करने का। भारत का संविधान सब धर्मों की स्वतंत्रता को मान्यता करता है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 29 फंडामेंटल राइट है कि आप धर्म की इबादत कर सकते हो, आप अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हो, आप रीति रिवाज को मान सकते हो और आप अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकते हो। भारत के संविधान ने सब धर्मों को ये मान्यता दिया हुआ है। उसके बावजूद भी अगर कोई लोग धर्म के नाम पर अगर इंसानों का कत्ल करते हैं तो इससे बड़ा कोई जालिम और शैतान हो सकता है क्या? इस संविधान को ना मानने वाले लोग जालिम और शैतान है। क्योंकि अगर आप संविधान को नहीं मानोगे, देश के जिस पर देश चलता है उस संविधान को ही नहीं मानोगे तो आप देश के विरोध का काम कर रहे हो, आप लोकतंत्र के विरोध का काम कर रहे हो, आप देश के विरोध का काम कर रहे हो। ये चल रहा है देश में बड़े पैमाने पर। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप जो तालीम ले रहे हो वो तालीम केवल डिग्रियों तक नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में जिंदगी भर वो तालीम का उसके मुताबिक अगर आप अपना जीवन अपनी लाइफ अगर नहीं जीते हो तो आपके एजुकेशन का कोई मीनिंग नहीं है। जो एजुकेशन आपने लिया उसके मुताबिक अगर आपका जीवन आचरण और व्यवहार नहीं है तो आपके एजुकेशन का कोई मीनिंग नहीं है। आपका एजुकेशन सोसाइटी के लिए होना चाहिए, देश के हित में होना चाहिए, नफरत के विरोध में एजुकेशन का इस्तेमाल होना चाहिए, इतिहास निर्माण करने में एजुकेशन का इस्तेमाल होना चाहिए, भाईचारा बनाने में एजुकेशन का इस्तेमाल होना चाहिए। जो हमारे लोग नहीं एजुकेटेड है उनको सही रास्ता दिखाने के लिए हमारे एजुकेशन का मकसद होना चाहिए। जो एजुकेटेड नहीं है उनको सही रास्ता दिखाने के लिए हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए ताकि उनका कोई इस्तेमाल ना कर ले। नहीं तो मोबिलिटी के नाम पर इस्तेमाल हो जाते हैं अनपढ़ लोग, उन्हें मालूम नहीं है कि अब क्या करें। इस देश में हम लोग यही मुहिम लेकर चल रहे हैं। इस मोमेंट आने वाली नस्लों के लिए और देश को बचाने के लिए जिनको आपस में लड़ाया जाता है उनके अंदर भाईचारा पैदा करना चाहिए। इसके लिए अपनी जिंदगी के 40 साल लगाए। जिनको आपस में लड़ाया जाता है उन्हें उनके अंदर भाईचारा पैदा कर दो तो लड़ाने वाले का मकसद विफल हो जाएगा। इसी बात और इसी संदेश को लेकर हम लोग अभी भारत के 31 राज्यों में 550 जिलों तक पहुंच चुके हैं और 40 साल इसके लिए लग चुका है। क्योंकि हमने जिंदगी का मकसद बनाया कुछ कि हमारा एजुकेशन हमारे समाज के लिए काम है। आखिरी बात कहकर बात समाप्त करता हूं। मोहम्मद साहब ने अपनी जिंदगी के 23 साल में केवल 40 प्रचारक पैदा किए थे। जिंदगी में मोहम्मद साहब ने 23 साल में 40 प्रचारक पैदा किए, सुफी संत पैदा किए जिन्होंने दुनिया में इस्लाम को पहुंचा दिया। 40 लोग। हम लोगों ने अभी 2000 लोग इस तरह के लोगों को हायर एजुकेटेड बच्चों को तैयार किया है।
कि उन्होंने अपने मकसद बनाया है कि देश की जो अखंडता है, भाईचारा है, इसको हम बर्बाद होने नहीं देंगे, भारत के संविधान को बर्बाद होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग गाँव जा रहे, इस मुहिम को लेके जा रहे, आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, सही तरीके का लोगों को नॉलेज देने के लिए हम लोग गाँव जा रहे हैं और आपके बीच में भी आए हैं। आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर प्रदान किया, अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। ताकि 11 बजे मोतिहारी में पहुँचना था, लेकिन रिजवान साहब के हुक्म को हम लोग मना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अगर यहाँ आ चुके हैं तो स्कूल के बच्चों को भी मैसेज दीजिए। तो मैं आपको आखिरी बात कहकर, आपके जीवन का मकसद होना चाहिए माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी। क्योंकि जिस कौम में रहते हो, जिस वर्ग में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, करोड़ों बच्चों को एजुकेशन का अवसर नहीं, आपको वो अवसर, करोड़ों बच्चों को एजुकेशन का अवसर नहीं मिला है। सच्चर कमीशन का रिपोर्ट है, मुस्लिम बच्चे 6 साल से 14 साल के बच्चे 50% बच्चे स्कूलों के दरवाजे तक नहीं देखा है। ये देश की सरकार एजुकेशन के ऊपर कम बजट रखती है, एजुकेशन के ऊपर कम बजट रख रही है। क्यों? ताकि अनएजुकेटेड लोगों का इस्तेमाल करना आसान हो। दुनिया के जिस देश में क्राइम कम है, गुनाह कम है, इसका कारण है उस देश का एजुकेशन हाई। वो देश एजुकेशन के ऊपर हाई बजट रखती है। तो जो पढ़ा लिखा इंसान है वो 2 बार सोचेगा ये गलत है या सही है। उन देशों में एजुकेशन पर ज्यादा बजट है, इसी वजह से क्राइम कम है। और यहाँ क्राइम को रोकने के लिए बजट ज्यादा है, एजुकेशन पर कम है। तो रोकने वाला है क्या? मैं सिस्टम बता रहा हूं देश का। दुनिया में उन देशों में एजुकेशन का स्तर ज्यादा होने से क्राइम रेट कम है, और भारत में क्राइम ज्यादा है, तो क्राइम को रोकने के लिए तो बजट ज्यादा है, एजुकेशन के ऊपर नहीं है, इसी वजह से क्राइम बंद नहीं हो रहा है। और ये जानबूझकर कर रहे हैं ताकि अनएजुकेटेड लोगों का धर्म के नाम पर इस्तेमाल करना आसान है, उनकी भावनाओं को भड़काना आसान है, उनके अंदर उनको मिसगाइड करना आसान है, मिसलीड करना आसान है। इसलिए आप एजुकेशन दे रहे हो तो आपका एजुकेशन नेशन के काम आना चाहिए, आपकी सोसाइटी के काम आना चाहिए, और इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आपका एजुकेशन काम आएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। समय अभाव में इतना ही बता पाएंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुना, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय गुरुनाथ। गेस्ट गुजरात की सरजमीन से चल करके कुरान भरे अकेडमी में तशरीफ लाने वाले आतंक और बहुजन मुक्ति पार्टी के जो यहाँ पर सदस्य हैं, कश्यप साहब हैं, कुरान भरे अकेडमी के जो हमारे आपने देखा कि कुरान भरे अकेडमी में ये छोटी सी उम्र है, कुरान भरे अकेडमी की कोई 8-9 साल की उम्र है, और इस 8-9 साल की उम्र में यहाँ पर न जाने कितने इंटेलेक्चुअल्स आए
जो भारत को एक रुख देने की सलाहियत रखते हैं, कोई मोड़ पर ले जा के चलाने की सलाहियत रखते हैं और कुरान घर एकेडमी के आप नहार बच्चे, इसीलिए मैंने यहाँ पर कुरान घर एकेडमी को आवासीय बनाया है कि आप भरपूर इस्तेफादा करें। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जितने भी चीफ गेस्ट आए हैं और जितनी कीमती बातें इन्होंने कही हैं। देखिए, धर्म आप पढ़ते हैं, साहब से बहुत देर तक नाश्ते पर भी बात हुई है और इन्होंने जो श्लोक के तर्जमे हमें बताए हैं और आपको भी बताया है कि इस कौम का एक पहला लफ्ज़ी पढ़ने पढ़ाने से